ऑल राइट, वी आर स्टार्टिंग विद आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 1B से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमें पता है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर जितने भी फ्रीडम समझाए हुए हैं, उन सबकी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो भी आर्टिकल 19 के अंदर ही है। वो 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक आती हैं। तो जैसे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी का जो रिस्ट्रिक्शन है वो कहाँ दिया हुआ है? 19 क्लॉज 3 में दिया हुआ है। सो 19 1B का रिस्ट्रिक्शन 19 3 में है। अब 19 1B 19 1A जैसे मैंने बताया, उसके लिए एक अलग पीपीटी है विच वील डू लेटर एज एन आफ्टर ऑल दीज अदर फ्रीडम्स आर डन। बट फॉर नाउ let us start with 19 1B which is freedom of assembly, and 19 clause 3 is the restrictions, जो उसकी restrictions है। ठीक है, अब freedom of assembly क्या होता है? Let's understand that. Just give me 1 second, 1 quick second. Let me just adjust the screen so that यहाँ पे कंट्रोल्स इतने होते हैं ना जूम के ऊपर कि it gets very difficult to handle at times. हाँ, चलिए let's start. So assembly का मतलब क्या है? इकट्ठा होना। लिटरल मीनिंग तो इसका इकट्ठा होना ही है। सो इट गारंटीज टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स। तो उसकी कंडीशन इसकी आर्टिकल में दी गई है कि आप असेंबल हो सकते हैं लेकिन पीसेबली होंगे और विदाउट आर्म्स होंगे, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। द राइट ऑफ असेंबली इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड मीटिंग्स एंड टू टेक आउट प्रोसेशंस। प्रोसेशन क्या होते हैं? जुलूस, जलसा। जैसे आप एक साथ मिलकर जो भी जुलूस निकालते हैं, तो वो आपके पास वो जो राइट है वो इम्प्लिसिट है, इसमें वो अंडरस्टूड है कि इट इज अ पार्ट ऑफ राइट ऑफ असेंबली दैट यू कैन hold meetings and you can even take out processions, right? The right is, however, subject to following restriction. The first one is that assembly must be peaceable. बिल्कुल शांति से assembly होनी चाहिए, as in कुछ ऐसा हल्ला हो नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा वायलेंस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं पीस को या उस एरिया की शांति को भंग करे। इट मस्ट बी अनआर्म्ड। आप हथियार लेके इकट्ठे नहीं हो सकते। ये नहीं कि आपके हाथ में चाकू है या फिर पिस्तौल है। आप अनआर्म्ड होने चाहिए, पीसेबल होना चाहिए। और अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप peaceably and without arms you can hold any procession, or you can hold a meeting, or you can assemble together. That is what this article talks about. Now reasonable restrictions जो है इसकी वो कहाँ दी हुई है? reasonable restrictions इसकी दी हुई है in clause 3 of article 19, in the interest of sovereignty and integrity of India और public order. पब्लिक ऑर्डर हम सब समझते हैं कि किसी भी तरह का ऐसी हरकत ना हो कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए। अब पब्लिक ऑर्डर खराब होने का मतलब यह है कि आपने समझ लीजिए पत्थर मारने शुरू कर दिए, या आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, या कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि जो आसपास व्हीकल पास हो रहे हैं या जो आसपास लोग निकल रहे हैं उनको परेशानी शुरू हो गई, तो पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाता है वहां पर। सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया का मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रियम्बल में हमने पढ़ा है कि सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? दैट इंडिया इज सॉवरन नेशन। दैट मीन्स इंडिया इज a country that is not dependent on anyone. तो कहीं पर भी उसकी सॉवरेनिटी भंग नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी उसकी सॉवरेनिटी पे आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक एक्सटर्नल यूनिट आकर इंडिया पे टेक ओवर कर ले, या फिर एक स्टेट है उसके ऊपर आप टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, या इंटेग्रिटी यानी कि मॉरल्स के ऊपर जो हमारे नेशनल मॉरल्स हैं या जो हमारे नेशनल लॉज हैं उसके ऊपर कहीं आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। सॉवरेनिटी हिट नहीं होनी चाहिए, इंटेग्रिटी हिट नहीं होनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर हिट नहीं होना चाहिए। आप विदाउट आर्म्स होने चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए, और आप बिल्कुल पीसफुल तरीके से आप अगर गैदर होते हैं, मीटिंग्स होल्ड करते हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल एंड वुड नेवर बी वायलेटिव ऑफ एनीथिंग। लेकिन यहां पर हमें यह भी समझना है कि अगर 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली जो होती है वो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, it becomes unlawful assembly if the common object of the persons composing assembly is, अगर उनका common object क्या है वो समझते हैं। अगर common object जो अभी मैं पॉइंट्स देने वाला हूं उस क्राइटेरिया में आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो अनलॉफुल असेंबली बनती जा रही है या अनलॉफुल असेंबली बन चुकी है। ठीक, और ये कहाँ दिया हुआ है? दिस इज गिवन इन 189 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएस। ये 141 ऑफ आईपीसी का है, बट अभी ये बीएनएस में है तो 189 क्लॉज 1 है
कि कैसे 5 लोगों से ज्यादा की असेंबली कई बार अनलॉफुल हो जाती है। लेट्स अंडरस्टैंड। अगर किसी भी लॉ या लीगल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट किया जाए, कोई लीगल प्रोसेस है, कोई लॉ है जिसका एग्जीक्यूशन होना है, उसको लाना है, उसको एग्जीक्यूशन में लाना है, और उसको रेजिस्ट करने की कोशिश की जाए, उसको रोका जाए, ठीक है। जैसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल, कि एक एरिया है, वहां पर अभी तक कोई रेड लाइट नहीं थी। इन्होंने क्या किया, सरकार ने कहा कि अब यहाँ पे रेड लाइट्स लगनी चाहिए, और यहाँ पर एक कुछ लॉज बनने चाहिए टू डू विद द ट्रैफिक। तो वहां पर वो ट्रैफिक के लॉज बने, वहां पर कुछ रेड लाइट्स इंस्टॉल की गई, लेकिन क्या हुआ, वहां पे एक भीड़ आती है और उन रेड लाइट्स को लगाने नहीं देती, या फिर उनका एग्जीक्यूशन उस लॉ का होने नहीं देती। या लेट्स से जब जीएसटी आया था, समझ लीजिए एक ग्रुप इकट्ठा होता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन को रेजिस्ट करता है, उसकी एग्जीक्यूशन होने नहीं देता, कि हम लोग जीएसटी लागू होने ही नहीं देंगे, हम कुछ भी करेंगे, जैसे चीजें तोड़ेंगे या जो भी। या फिर कोई कर्फ्यू लगाया जाता है और वहां पर उस लॉ या लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने से रेजिस्ट किया जाता है। तो इन सब केसेस में किसी भी तरह का लॉ या लीगल प्रोसेस अगर रेजिस्ट की जा रही है, तो वहां पर वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली की श्रेणी में आ जाती है। टू कमिट एनी मिसचिफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। ट्रेसपास क्या होता है, जब आप कहीं ऐसी जगह पर एंटर करने की कोशिश करते हैं जहां पर यू आर नॉट वेलकम, या फिर जहां पर आपका अलाउड नहीं है जाना। जैसे समझ लीजिए कि कुछ लोग मिलकर एक मिनिस्टर के घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक भीड़ इकट्ठी होती है 12-14 लोगों की, 15 लोगों की, और वो कहते हैं कि ये जो लेट्स से हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके घर में हम लोग हमला बोल देंगे, हम सब उनके घर में घुस जाएंगे, या फिर हम सब पार्लियामेंट में घुस जाएंगे। तो ये क्या है, दिस इज अ क्रिमिनल ट्रेसपास। या किसी भी तरह का मिसचिफ अगर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, पब्लिक मिसचिफ, दैट वुड मीन कि वो असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली बन चुकी है। किसी भी प्रॉपर्टी का बाय फोर्स पोजेशन लेना, मतलब 5 लोग मिले या 6 लोग मिले या 7 लोग मिले, और उन्होंने कहा कि अब ये वाली प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर इसका पोजेशन ले लेंगे, ये प्रॉपर्टी अब से हमारी है। दैट लीड्स टू हैविंग एन अनलॉफुल असेंबली। वो जो असेंबली हो जाएगी वो अनलॉफुल हो जाएगी, यानी कि वो जो इकट्ठे हुए हैं लोग, वो एक गलत पर्पस के लिए इकट्ठे हुए हैं। To compel a person to do what he is not legally bound to do or omit which he is legally entitled to do। किसी इंसान को अगर फोर्स करने के लिए वो असेंबली बनाई जाती है, ताकि उससे वो करवाया जा सके जो लीगली उसे नहीं करना चाहिए, या फिर जो उसे लीगली करना चाहिए उससे उसे रोका जाए। दोनों केसेस में, जो उसे लीगली करना चाहिए उससे उसे रोका जा रहा है, या फिर जो उसे लीगली नहीं करना चाहिए वो उससे करवाया जा रहा है। दोनों केसेस में जब कंपेल करने के लिए किसी को एक असेंबली बनती है, दैट इज एन अनलॉफुल असेंबली। टू overawe the government by means of criminal force or show of criminal force on any public servant in the exercise of his lawful powers। कोई पब्लिक सर्वेंट है, अपना लॉफुल काम करने की कोशिश कर रहा है, और आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल फोर्स दिखा रहे हैं, कि भाई डीएम जा रहा है, वो कहीं पे उसकी इलेक्शन की कोई ऐसी ड्यूटी है विच ही वांट्स टू सी दैट थिंग्स आर गोइंग फाइन और नॉट, and he is working with the election commission for that moment, and एक घेराव होता है और उसको रोक लिया जाता है, या इलेक्शन कमीशन के किसी ऑफिसर को रोक लिया जाता है, या किसी भी पब्लिक सर्वेंट को, पुलिस वाले को, कांस्टेबल को, किसी और एग्जीक्यूटिव को रोक लिया जाता है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट है। तो वहां पर अगर उसको उसको आप क्रिमिनल फोर्स से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या उसके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन अनलॉफुल असेंबली। अभी क्लियर विद दिस? ये वाला पार्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा नहीं था, और यहाँ पर बीएनएस भी पिक्चर में आ जाता है। तो इसको भी साथ साथ प्रिपेयर करते जाओ इन चीजों को। ये सारे नोट्स मैं ग्रुप पे डाल दूंगा वैसे, बट ये जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे ना मेंस में, वो खाली ये नहीं बनेगा कि आर्टिकल 19 का 1B बताओ, नहीं। ऐसा आ सकता है कि कहाँ पर एक असेंबली अनलॉफुल असेंबली बन जाती है, तो ये उसके पॉइंट्स हैं। आर वी क्लियर विद दैट? तो सिर्फ हमें लकीर का फकीर वैसे नहीं बनना, दैट वी आर जस्ट रीडिंग द आर्टिकल्स एंड मूविंग ऑन, वी हैव टू स्टडी लाइक दिस, राइट? ओके। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, इससे पहले हम लोगों ने समझा कि फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या होता है, कैसे रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती हैं,
क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, और उसके अलावा कब एक असेंबली जो है वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है। ये उसके पॉइंट्स थे। अब आगे चलते हैं। एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल, भाई ऐसी एक असेंबली शुरू में तो बड़ी शांत थी, शांति से बैठे हुए थे, शांति से मोर्चा चल रहा था, लेकिन क्या होता है वो सब्सिक्वेंटली अनलॉफुल बन जाती है, यानी कुछ ऐसा होता है दैट देयर इज अ टिफ, एक ऐसा टग ऑफ वॉर क्रिएट हो जाता है बिटवीन द ऑफिशियल्स एंड द असेंबली। तो उस केस में क्या होगा कि सडनली जो असेंबली अभी तक लॉफुल थी वो क्या बन गई, अनलॉफुल बन गई। तो वहां पर क्या हो गया, वायलेंस शुरू हो गई, पुलिस वालों को उन्होंने मारना शुरू कर दिया, पुलिस वालों ने उनको मारना शुरू कर दिया, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई। तो एक लॉफुल असेंबली भी जो शुरू में लॉफुल थी, बाद में अगर अनलॉफुल बन जाती है तो वो भी एक अनलॉफुल असेंबली ही मानी जाएगी। सो अंडर सेक्शन 148 ऑफ बीएनएसएस, बीएनएसएस क्या है हमारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 129 ऑफ सीआरपीसी जो है, जो पहले सीआरपीसी होता था अभी वो बीएनएसएस है, ठीक है। सच एन असेंबली में बी ऑर्डर टू बी डिस्पर्स्ड, तो ऐसी असेंबली को क्या कहा जाएगा कि आप डिस्पर्स हो जाइए। सबसे पहले अनाउंसमेंट की जाएगी कि आप लोग डिस्पर्स हो जाइए, ताकि पब्लिक पीस जो है वो खराब ना हो, या अगर एक एप्रीहेंशन है कि पब्लिक पीस खराब होने वाला है इस केस में, इस सिनेरियो में, तो वहां पर एक अनाउंसमेंट की जाएगी कि आप सब डिस्पर्स हो जाइए, यानी कि अपना अपना जाइए यहां से, वी कैन नॉट हैव यू हेयर। 189 क्लॉज 5 ऑफ बीएनएस, अभी आईपीसी आ गया पिक्चर में, मेक्स इट एन ऑफेंस नॉट टू डिस्पर्स आफ्टर अ लॉफुल कमांड टू डिस्पर्स हैज बीन गिवन। अगर ये जो कमांड दी गई है इन सीआरपीसी, एज पर सीआरपीसी अगर ये कमांड दी गई है, दिस पर्टिकुलर कमांड हैज बीन गिवन एंड द ग्रुप डजंट डिस्पर्स, तो वो क्या बन जाता है, वो एक क्राइम बन जाता है, ठीक है। So it makes it an offense not to disperse after a lawful command to disperse has been given. तो ये आपको याद होना चाहिए whenever you are studying assembly, तो आपको ये सारे सेक्शन साथ साथ याद होने चाहिए, इसको लिंक बना के चलेंगे हम लोग, ठीक है। अब बीएनएसएस का 126 कहता है कि मैजिस्ट्रेट के पास क्या है, पावर है to require a person to execute a bond to keep the peace for up to a year who is likely to commit a breach of peace। भाई मैजिस्ट्रेट रिटर्न में किसी से बॉन्ड साइन करवा सकता है जहां पर उसको ये लग रहा है कि ये जो इंसान है ये ब्रीच ऑफ पीस करने वाला है, तो उसने बॉन्ड साइन करवा लिया उस इंसान से कि ऐसा कुछ 1 साल तक तो नहीं होना चाहिए कम से कम, ठीक है। ये सारे सेक्शंस आर्टिकल साथ साथ रिलेट कर पा रहे हो, इनके नंबर्स तो ग्रेजुअली याद हो जाएंगे विद प्रैक्टिस, जैसे जैसे लिख लिख के देखोगे ना, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है इसकी। बट पॉइंट क्लियर हो गए, कोई डाउट तो नहीं है किसी पॉइंट में? यस सर, ठीक है। तान्या एक काम करना, ये जो लेक्चर्स अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, इनको ना बार बार सुन लेना, एटलीस्ट ये वाले पॉइंट्स ना याद रहेंगे, दिमाग में रहेंगे, ठीक है। इसको थ्योरेटिकली पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन टू द लेक्चर अगेन एंड अगेन, तो रट जाएगा वो चीज। मैं भी यही करता था अपने एग्जाम के टाइम पर ना, जैसे अभी आप लोग इनको सुनते हो ना, जो अभी आजकल लॉ के टीचर्स आए हुए हैं यूट्यूब पर, हमारे टाइम पे भी ऐसे लॉ के टीचर्स होते थे। तो उस टाइम पे जैसे थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन की बात कर रहा था, वो बहुत पॉपुलर था, एक दो चैनल थे उस टाइम पे, ज्यादा नहीं थे, बट आई वुड लिसन टू द लेक्चर्स अगेन एंड अगेन एंड दैट वुड हेल्प। चलो आगे चलते हैं। बस सेक्शन 163 ऑफ बीएनएसएस, ये धारा 144 सबको पता है कि अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि कोई दंगा होने वाला है, या कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कुछ ऐसा राइट क्रिएट हो सकता है, या कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? मुझे जल्दी से चैट में बताओ, व्हाट इज पब्लिक ट्रैंक्विलिटी? पीस, एग्जैक्टली। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जैसे दवाई होती है ना, जो आपकी पेन किलर्स होते हैं उनको ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, जो उस दर्द को शांत कर देते हैं। तो उसी तरह ट्रैंक्विलिटी का मतलब जो चीज आपको, जो शांत करने वाली चीज होती है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी अगर कहीं डिस्टर्ब हो रही है, यानी कि पब्लिक की जो शांति है कहीं पे डिस्टर्ब हो रही है अगर, तो अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है तो 144 को लागू कर सकता है, हम सब जानते हैं। 144 लागू अभी हुई भी थी जब मोदी जी का वो हुआ था, ओथ सेरेमनी हुई थी, तो वहां पर 9 और 10 तारीख को 144 दिल्ली में लागू हो गई थी। कई बार हो जाती है, कोविड के टाइम पर हुई थी कि 4 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते।
अब पुलिस एक्ट 1861 एम्पावर करता है पब्लिक ऑफिसर को टू डायरेक्ट द कंडक्ट एंड प्रिस्क्राइब द रूट एंड टाइम ऑफ ऑल असेंबलीज। मैं भी कल ही गाजियाबाद से आ रहा था। माय वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स हैज हैड अ ब्रेन हैमरेज। मेरे एक रिलेटिव है, उसको ब्रेन हैमरेज हुआ है, तो मैं हॉस्पिटल से आ रहा था। तो मैंने देखा आरएसएस की एक वो आ रही थी, एक प्रोसेशन आ रहा था। तो उन्होंने पुलिस को साथ लिया हुआ था, पूरी पुलिस प्रोटेक्शन थी उनके साथ। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है? टू डायरेक्ट द कंडक्ट एंड प्रिस्क्राइब द रूट एंड टाइम ऑफ असेंबलीज। जितने भी बड़े बड़े प्रोसेशंस निकलते हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा निकला था कांग्रेस का, तो वहां पर पहले से ही अथॉरिटीज से बात हो जाती है। तो पुलिस के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, उनका कंडक्ट कैसा रहेगा, उन लोगों का कि वो लोग कैसे बिहेव करेंगे पब्लिकली, व्हाट डू दे नीड टू डू। वो सारा कुछ पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि रूट क्या रहेगा, कहाँ से रास्ता निकलेगा, कि पहले ही वहां से रास्ता बंद करवा दिया जाए या फिर पहले ही वहां से ट्रैफिक को हटा दिया जाए, और टाइम क्या रहेगा, कितने बजे करीब ये प्रोसेशन निकलेगा। ये सारा कुछ पब्लिक ऑर्डर में वो लोग कर सकते हैं। पुलिस के पास ये पावर होती है, पुलिस एक्ट का पार्ट है। ठीक है। नाउ लेट अस come to under section 30 of this act, a prior license has to be taken by member of the public to take out a procession. तो सेक्शन 30 जो है इस पुलिस एक्ट का, वो कहता है कि आपको पहले से एक प्रायर लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप जितनी भी स्ट्राइक्स देखते हैं, जितनी भी जैसे गवर्नमेंट स्ट्राइक्स होती हैं, जैसे बीच में कभी एलआईसी वालों ने स्ट्राइक करी, या कोई पीएसयू है, या कोई भी स्ट्राइक होती है, या कोई भी ऐसा प्रोसेशन निकलता है, तो ज्यादातर अंडर सेक्शन 30 पहले ही लाइसेंस मिल जाता है। पहले 3 दिन पहले इनको पुलिस को बताना पड़ता है। तो 3 दिन पहले ये लोग नोटिफाई करते हैं पुलिस को, और उसके बाद पुलिस की परमिशन मिलती है। कई बार पुलिस डिनाई भी कर देती है। ऑल तो पुलिस का डिनायल भी कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज हो जाता है बहुत बार, राइट।